हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल कॉन्सेप्टो साइंस पर। मेरा नाम है निकेत और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने रिवीजन सीरीज का ही अगला पार्ट, जिसमें हम रिवाइज करने वाले हैं सेमीकंडक्टर्स को। ठीक है, अभी क्योंकि आपके एग्जाम बहुत नज़दीक है, इसलिए आप लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं है कि आप फुल चैप्टर का डिटेल्ड वीडियो देख सकें। इसलिए पूरा चैप्टर बहुत ही शॉर्ट वे में आपको कवर करवा दूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप करें पूरा एंड तक देखें। एट दी एंड आपका पूरा चैप्टर बहुत ही कम समय में और बहुत ही शानदार तरीके से पूरा रिवाइज होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कंडक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर्स के बारे में हम अपने पहले चैप्टर्स करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी देख चुके हैं, जहां पर हमने देखा था कि ऐसे मटेरियल्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उन्हें हम बोलते हैं कंडक्टर्स। एग्जाम्पल के लिए कॉपर और सिल्वर सबसे अच्छे कंडक्टर्स यही होते हैं। ठीक है, इंसुलेटर क्या होते हैं हम जानते हैं कि जिनसे करंट पास नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे कि प्लास्टिक, रबर, लकड़ी, ये सब चीज़ें। ठीक है, इस चैप्टर में मेनली हमें जिस टॉपिक के बारे में पढ़ना है वो है सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी ना कंडक्टर्स और इंसुलेटर के एकदम बीच की होती है। ठीक है, मतलब कुल मिला के इनकी प्रॉपर्टीज के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ करके हम इन्हें अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार यूज़ कर सकते हैं, यही इनकी खासियत है। ठीक है, और सेमीकंडक्टर्स, आपको शायद ऐसा डाउट आ रहा होगा कि जब हमारे पास कंडक्टर्स ऑलरेडी हैं तो फिर हमें फालतू में जुगाड़ करके कंडक्टर बनाने की क्या ज़रूरत है। तो देखिए, हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़े हैं कि जो हमारा टेम्परेचर और ये रेजिस्टिविटी का यदि हम ग्राफ ड्रॉ करें तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टिविटी भी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, एक टाइम आएगा जहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बहुत हाई हो जाएगी और करंट बिल्कुल ही नहीं फ्लो होगा, कंडक्टिविटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो ये हमने किसका केस देखा? कंडक्टर्स का। लेकिन इसी का उल्टा जब हम सेमीकंडक्टर्स का केस ड्रॉ करें तो यहाँ पर जो रेजिस्टिविटी के और टेम्परेचर के बीच में जो ग्राफ बनता है बिल्कुल अपोजिट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी कम होती जाती है। रेजिस्टिविटी कम होने का मतलब क्या है कि करंट बहुत ही अच्छा फ्लो करेगा, कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए सेमीकंडक्टर्स का ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि इन्हें हम ना टेम्परेचर के बढ़ाने से बहुत ही अच्छा कंडक्टर बना सकते हैं। मतलब थोड़ा सा हम इसका टेम्परेचर बढ़ा दें तो ये कंडक्टर के वे में बिहेव करने लग जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी भी सेमीकंडक्टर को लें, उसे 0 केल्विन पर मेज़र करें तो वो इंसुलेटर जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, लेकिन यदि उसे 300 केल्विन तक ले आएँ आप, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि यार इसकी कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़ में कुछ चेंजेस आए, ये अच्छा कंडक्टिंग बिहेवियर दिखाने लगा है। ठीक है, तो यही खासियत होती है सेमीकंडक्टर्स में। इसके एग्जाम्पल है सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो कार्बन वाली जो कॉलम होती है ना, ये यहाँ पर आपके सेमीकंडक्टर मेनली पाए जाते हैं। और हमें इस चैप्टर में सेमीकंडक्टर के पहले बोरॉन फैमिली और यहाँ पर नाइट्रोजन, इन्हीं के बारे में पूरा डिस्कशन करना है। मेनली यही इस चैप्टर का हिस्सा होने वाले हैं पीरियोडिक टेबल से। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि सेमीकंडक्टर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो मेनली सेमीकंडक्टर्स दो प्रकार के होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। फिर उसके बाद एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है पी टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा है एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखिए, हम जानते हैं कि जो बोरॉन फैमिली होती है, बोरॉन का जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखें कि इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है, सॉरी, इसका तो 5 होता है। कार्बन होता है 6, नाइट्रोजन का होता है 7। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बोरॉन फैमिली है इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। नाइट्रोजन वाली फैमिली में 5 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कार्बन फैमिली में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, कार्बन फैमिली का एग्जांपल हम देखें तो सिलिकॉन है, जिसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, 2, 8, 4। यहाँ पर इसका यदि हम देखें तो यहाँ पर जर्मेनियम का आई गेस 32 एटॉमिक नंबर होता है। तो इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ना 4 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आता है सिलिकॉन, यहाँ पर आता है जर्मेनियम। तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम यहाँ पर डायग्राम की हेल्प से समझेंगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स तो नेचुरल सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया सिलिकॉन और जर्मेनियम। लेकिन इनके साथ कुछ और अगर हम चेंजेस कर दें तो इनकी प्रॉपर्टीज़ और भी अच्छी हो जाती है और भी अच्छा बिहेवियर ये देने लगते हैं हमें। तो देखिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब होता है प्योर सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, एकदम प्योर सेमीकंडक्टर्स के मतलब इनमें कोई भी मिक्सिंग नहीं है, कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है। जैसे आपने सिलिकॉन क्रिस्टल का एक एग्जांपल लिया है, तो यहाँ पर सारे एटम्स जो हमने लिए हैं सभी सिलिकॉन के हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इन दी सेमीकंडक्टर्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस, कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। और यहाँ पर देखिए
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स बराबर होते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स है क्या एक्चुअली, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं, शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जब तक फ्री नहीं होंगे तब तक करंट कैसे फ्लो होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि करंट तो सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस से ही फ्लो होता है। यहाँ पर हमने लिखा भी है कि जिसके पास जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन उतना अच्छा कंडक्टर। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है लेकिन, तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम इसे थोड़ी सी हीट दें तो यहाँ पर जैसे ये एग्जांपल, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी उस हीट के लेने से, तो ये क्या होगा, अपनी जगह को छोड़ देगा, इस जगह को खाली कर देगा, तो यहाँ पर एक वैकेंसी बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसी जगह को, जो खाली जगह होती है, इसे हम बोलते हैं होल। जो वैकेंट स्पेस बच जाता है उसे हम बोलते हैं होल। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, मान के चलिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ आ गया, तो ये कहलाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये फ्री टू मूव है, तो यहाँ पर होल बन गया। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन इस जगह को ऑक्यूपाई करेगा, फिर यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर पे आएगा, तो इस प्रकार से मोशन होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इनिशियली इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीटिंग वैकेंसी। यहाँ पर सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन्स वैकेंसीज को कंप्लीट करते हैं, लेकिन फिर जब हीट बढ़ती चली जाती है ना, तो फिर ये पेयर बनते चले जाते हैं और बढ़ते लगते हैं समय के साथ साथ। यहाँ पर भी बनने लगा इलेक्ट्रॉन होल पेयर, यहाँ पर भी बनने लगा, बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है। अभी तो हमने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात करी, ऐसे कई इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह छोड़ते हैं और पेयर्स बनने लग जाते हैं वहाँ पर, और इन्हीं पेयर्स के कारण यहाँ पर करंट फ्लो होने लगता है, तो ये कंडक्टिंग बिहेवियर शो करने लगते हैं आपके। अब यहाँ पर देखिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की हम बात करें ना, तो जितने नंबर ऑफ होल्स होंगे ना उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक्स्ट्रा होल नहीं है, सिर्फ जगह खाली कर रहे हैं, ये गिनती तो पूरी है वहाँ पर, ठीक है। तो ये थी, हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ देखी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। ये नेचुरली पाए जाते हैं, ठीक है, सिलिकॉन जर्मेनियम हमें नेचुरली मिलते हैं। देखिए, इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, इसीलिए तो हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की ज़रूरत पड़ी। देखिए, इंट्रिंसिक्स के लिमिटेशंस क्या थे, इनकी कंडक्टिविटी बहुत लो हुआ करती थी नॉर्मल टेम्परेचर पे, मतलब जब तक इनको आप हीट देते रहेंगे तभी तक ये कंडक्टिंग बिहेवियर दिखाएंगे, वरना ये इंसुलेटर ही रहेंगे। ये लेस एफिशिएंट है, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग थे नहीं है, ठीक है, लॉस ज़्यादा हो रहा है, मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है ना। तीसरा पॉइंट है, टू मेक दैम यूजफुल वी मस्ट मिक्स इम्प्योरिटीज़, मतलब ये अभी प्योर क्रिस्टल था, इसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी मिक्स करनी पड़ेगी, तभी ये बेटर वे में काम कर पाएगा। अब ये इम्प्योरिटीज़ और डोपिंग ये क्या चीज़ होती है, इसे हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पी टाइप, एक होता है एन टाइप, ठीक है। प्योर क्रिस्टल में यदि हम एक यहाँ पर देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर है, यहाँ पर हम एक ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को मिक्स करेंगे। ट्राईवैलेंट बोले तो जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर देखिए बोरॉन फैमिली जो होती है ना, इसके पास केवल 3 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में। तो एल्यूमिनियम यदि हम यहाँ पे मिक्स करते हैं तो इसके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चाहिए 4, यहाँ पर देखिए सिलिकॉन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए शेयरिंग करने के लिए, लेकिन बोरॉन के पास, बोरॉन फैमिली का यदि एल्यूमिनियम मैंने यहाँ प्लेस कर दिया तो यहाँ पर देखो 3 इलेक्ट्रॉन से तो शेयरिंग हो गई, लेकिन ये जगह तो खाली छूट गई, ये तो होल बन गया, एक यहाँ पर खाली जगह है। अब इस खाली जगह को ऑक्यूपाई करना, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ खाली जगह हो जाएगी, फिर ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर चार्जेस का मोशन होने लग जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर एक खाली जगह हमने बना दी, अब एक नहीं बनाई, अभी तो मैं सिर्फ आपको इस डायग्राम से बता रहा, ऐसे मिलियन ऑफ ब्लैंक स्पॉट्स बन जाते हैं, तो उनमें चार्जेस का मोशन होने लगता है, ठीक है। यहाँ पर इसी प्रोसेस को हम डोपिंग बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज टू प्योर सेमीकंडक्टर्स टू चेंज देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, मतलब उन्हें और बेटर कंडक्टर बनाने के लिए हम ये सब छेड़छाड़ करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर हमने एल्यूमिनियम मिलाया है, तो एल्यूमिनियम के पास 3 तो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन एक इसके पास रहता है होल, ठीक है। एक होल यहाँ पर हमने दे दिया, तो यहाँ पर होल की संख्या बढ़ गई इलेक्ट्रॉन के मुकाबले, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं यहाँ पर होल ज़्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन से। पी मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव क्यों, क्योंकि जो होल है ना ये तो पॉजिटिव चार्ज जैसा बिहेव करेगा, है ना, क्योंकि नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन के पास तो नेगेटिव है, खाली जगह को हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज, इसलिए यहाँ पर जो नाम दिया है हमने, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर दिया है। सिमिलरली एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, जिसमें यदि हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं, मतलब नाइट्रोजन फैमिली के किसी कंपोनेंट को मिक्स करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने फॉस्फोरस को मिक्स किया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ज़रूरत थी 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के लिए, सिलिकॉन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे शेयरिंग करने के लिए, लेकिन यहाँ पर हमने ला के रख दिया है फॉस्फोरस को, जिसके पास 1 2 3 4 तो है, लेकिन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये शेयरिंग कर नहीं पाता है, तो ये फ्रीली घूमता रहता है, ठीक है।
तो ये फ्रीली घूमते घूमते इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अब ऐसा एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यही इलेक्ट्रॉन्स क्या है यहाँ पर जाएंगे, फिर यहाँ पर रिपल्शन होगा, फिर ये दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को अलग करेंगे, ऐसे करके इनकी फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाते हैं। बेसिकली मैं आपको बताऊं तो, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा उतना ही ज़्यादा करंट। एक आपने एक एटम तो मिक्स किया नहीं है फॉस्फोरस का, ढेर सारे एटम्स मिक्स कर दिए, तो यहाँ पर ढेर सारे आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, और जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या एक्स्ट्रा हो रही है, इसलिए यहाँ पर हम नंबर ऑफ होल्स बोलते हैं कम होते हैं इलेक्ट्रॉन्स से। ठीक है, आई होप इतनी सभी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब हम आते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होता है। देखिए, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स को जब एनर्जी मिलती है तो ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमने दो बैंड बनाए हैं एक्चुअली, ये एक आपका है कंडक्शन बैंड और एक ये नीचे होता है वैलेंस बैंड। मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी नेचुरल नॉर्मल स्टेट में यहीं पर होते हैं, पूरे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होते हैं। ठीक है, जब इन्हें एनर्जी मिलती है तो ये जंप करके जाते हैं सेमीकंडक्टर्स में। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की हमने बात करी ना, कैसे हम हीट देते हैं तो ये कंडक्टिंग बिहेवियर दिखाने लगता है, यही होता है वहाँ पे। इलेक्ट्रॉन को आप हीट दी नीचे से आपने, तो ये जंप मार जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई ये सिर्फ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। अगर हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कंडक्टर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की स्थिति कैसी होती है। तो यहाँ पर ये दोनों ओवरलैप करते हैं, मतलब इनके बीच में कोई दूरी ही नहीं है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है तो उसे कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कोई एफर्ट नहीं करने पड़ते, वो ईजिली जा सकता है। ठीक है, फिर हम आते हैं सेमीकंडक्टर्स पे। सेमीकंडक्टर्स में ये एनर्जी गैप होता है यहाँ पर। ठीक है, कि आपको वैलेंस बैंड में यदि कोई चार्ज रखा हुआ है, आपको जंप करके कंडक्शन बैंड में जाना है तो आपको कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी, है ना। तो इस एनर्जी को हम जूल में तो नाप नहीं सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ, जूल बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से। तो यहाँ पर हम एक नई यूनिट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये नंबर आपको कहीं देखा हुआ तो लग रहा होगा, याद करने में दिक्कत भी नहीं जाएगी इसलिए। ठीक है, तो ये आप याद कर लें कि यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स के केस में यदि इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुँचने में यदि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी देनी पड़ रही है तो ही वो सेमीकंडक्टर्स कहलाएंगे। इंसुलेटर्स के केस में ये जो गैप होता है ना, एनर्जी गैप, इसे फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप। ठीक है, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा का होता है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा का है मतलब आप इन्हें ज़्यादा एनर्जी देंगे ना तो भी ये जंप नहीं मार पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए इन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर्स। आई होप आपको ये तो याद हो गया होगा कि यहाँ पर ओवरलैपिंग होती है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, इसलिए हम मेहनत कर लेते हैं यहाँ पर चार्ज को ऊपर पहुँचाने में, लेकिन यहाँ हम मेहनत ही नहीं करते क्योंकि पहुँच ही नहीं सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है इंसुलेटर्स में। ठीक है, इसके बाद देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम कैसा बनता है। देखिए यहाँ पर ये है हमारा कंडक्शन वैलेंस बैंड, ये है हमारा कंडक्शन बैंड। अब यहाँ पर हमें एक ना नई चीज़ पढ़ने को मिलती है कि यहाँ पर ये फर्मी एनर्जी लेवल कहलाता है। ये एनर्जी लेवल है फर्मी एनर्जी लेवल। ये बेसिकली बताता क्या है कि किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना उनके मिलने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी कहाँ पर है। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए हम मान के चलते हैं कि इनकी एनर्जी ज़्यादा है और ये कहीं ना कहीं नियरली कंडक्शन बैंड के पास ही बैठे हुए हैं। ठीक है, लेकिन जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर्स का एनर्जी बैंड डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पर क्या है कि होल ज़्यादा होते हैं, इसलिए जो हम फर्मी एनर्जी लेवल बनाते हैं ना इलेक्ट्रॉन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में, ये बनता है वैलेंस बैंड की बिल्कुल टॉप लेयर के थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, ये सिर्फ पी टाइप सेमीकंडक्टर का बता रहा हूँ मैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो फर्मी एनर्जी लेवल है ये कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे आता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये जो हम एनर्जी बैंड डायग्राम बना रहे हैं ना, इसके आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बस यहाँ पर 2 चीज़ें याद रखनी है आपको कि जब हम किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करें, पेंटावेलेंट मतलब जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो, एग्जाम्पल जैसे हमने देखा फॉस्फोरस। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉपर्टी, इस टाइप की जो इम्प्योरिटी है इसे हम बोलेंगे डोनर इम्प्योरिटी। ठीक है, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो इम्प्योरिटी है इसे हम बोलते हैं एक्सेप्टर टाइप। एक्सेप्टर टाइप क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे हमने एल्यूमिनियम मिला है तो एल्यूमिनियम के पास क्या 3 इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन यहाँ पर ये एक खाली जगह रखा है, मतलब अगर इसे कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटी है, एक्सेप्टर टाइप डोपेंट है। ठीक है, आई होप ये पूरा पेज आपको क्लियर हो गया हो बहुत अच्छे से, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा था बेसिक्स। ये पहला ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है ये। ठीक है,
इसके बाद देखिए इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है जिसका नाम है पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हमने एक क्रिस्टल लिया इंटेंसिक सेमीकंडक्टर का, इसमें हमने थोड़ा सा किया पार्टीशन और यहाँ पर हमने एन टाइप इम्प्योरिटी मिक्स कर दी, मतलब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिक्स कर दी और इसे हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर बना लिया। यहाँ पर बना देते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, यहाँ पर हमने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करी और इसे हमने बना लिया पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसी पूरे अरेंजमेंट को हम कहते हैं पीएन जंक्शन। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये कहलाता है पीएन जंक्शन, जहाँ पर पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज के होल्स और नेगेटिव साइड के इलेक्ट्रॉन्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम ये इंट्रोड्यूस करते हैं साथ में, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि इधर से पॉजिटिव चार्जेस मतलब होल्स और इधर से इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे की तरफ बहुत तेज़ी से भागते हैं। ठीक है, क्योंकि ये डिफ्यूज कुल मिला के फ्यूज़ होना चाहते हैं एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स आपको याद रखना है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं ना, ये हैं होल्स, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं ये हैं इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही हम इनको कांटेक्ट में रखें, यहाँ से होल्स और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं कि यहाँ पर जैसे कोई बॉडी है, इसके पास ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज था। अब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो यहाँ पर बचेगा कौन सा चार्ज, मतलब किसी न्यूट्रल बॉडी में माइनस भी 3 है प्लस भी 3 है, तो यहाँ से प्लस चार्जेस अगर कुछ निकल गए तो इस पर नेट चार्ज क्या बचा, नेगेटिव चार्ज बचा। ठीक है, यहाँ पर हम वही बनाते हैं कि यहाँ पर ये देखो ये तो आपस में एक दूसरे को मिला के फ्यूज हो गए। ठीक है, तो ये इमोबाइल आयंस कहलाते हैं। इमोबाइल आयंस मतलब अब ये फ्यूज होने के बाद मूव तो कर नहीं सकते हैं, तो ये एक जगह रुक जाते हैं, मतलब एक ने डिफ्यूज होके एक ऐसा बैरियर टाइप का बना दिया, मतलब रुकावट टाइप की क्रिएट कर दी। यहाँ पर ये दोनों आपस में फ्यूज हो गए, यहाँ के होल्स और यहाँ के इलेक्ट्रॉन। तो इस रीजन को हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। ये दोनों मिलके एक लेयर बना लेते हैं जिससे कि यहाँ पे ना रुकावट पैदा होने लगती है इन दोनों चार्जेस के लिए। ठीक है, ये जो प्रोसेस थी ना होल्स का और यहाँ के मेजॉरिटी चार्जेस होल्स और यहाँ के मेजॉरिटी चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स का आपस में डिफ्यूज़ होना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। और यहाँ पर चार्जेस के मूव होने के कारण जो करंट प्रोड्यूस होता है ना, इसे हम बोलते हैं डिफ्यूज़न करंट। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि यहाँ पे ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज था, अब यहाँ से कुछ पॉजिटिव चार्ज यहाँ भागे, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भागे। बदले क्यों भागे, क्योंकि एक दूसरे को डिफ्यूज़ कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया और यहाँ पे एक लेयर बना दी इनने। तो बदले में क्या हुआ, यहाँ का पॉजिटिव चार्ज कम हुआ, यहाँ से तो पॉजिटिव चार्ज चला गया ना, तो यहाँ पे नेट चार्ज क्या बचा, नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ से नेगेटिव चार्जेस बहुत सारे निकल गए, तो यहाँ पे नेट चार्ज क्या बचा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव नेगेटिव का एक पोटेंशियल डिफरेंस टाइप का आपको देखने को मिल जाता है। और जैसे ही ये पोटेंशियल डिफरेंस आता है ना, यहाँ पे फर्दर डिफ्यूजन बंद हो जाता है, मतलब अब ये चार्ज से इधर नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि ये होल्स ना इस पॉजिटिव प्लेट से रिपेल होने लगते हैं, लेकिन ये जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर ये तो अट्रैक्ट होंगे। सिमिलरली ये नेगेटिव प्लेट से ना यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होने लगते हैं, लेकिन ये होल्स अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिप्लीशन लेयर फॉर्म होने के बाद यहाँ पर फिर से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का करंट फ्लो होता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर थोड़े से होल्स हैं। तो अगर ये होल्स इसकी तरफ अट्रैक्ट हो भी गए ना, तो हल्का हल्का करंट फ्लो होता है, जिसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जब एक दूसरे की तरफ फ्लो हो रहे थे ना, यहाँ के होल्स और यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स, तो जो करंट फ्लो हो रहा था उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट, और उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, और यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है इसे हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, मतलब ये यहाँ के चार्जेस को और यहाँ के चार्जेस को अब और डिफ्यूज नहीं होने दे रहा है। ठीक है, डिप्लीशन लेयर क्या होती है, अ लेयर ऑफ इमोबाइल आयंस। ठीक है, इमोबाइल आयंस मतलब जो मूव नहीं कर सकते हैं, फॉर्म्ड एट पीएन जंक्शन। ये जंक्शन कहलाता है जहाँ पर दोनों आपस में टच होते हैं, और ये पूरा अरेंजमेंट कहलाता है पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि हम दो प्रकार से इसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब हम इसी पीएन जंक्शन वाले अरेंजमेंट को, मतलब पीएन जंक्शन डायोड को, जब हम पी साइड जो है ना इसकी, उसे हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, तो ये कहलाता है फॉरवर्ड बायसिंग। और यदि यहाँ पर हम इसे पी साइड को नेगेटिव प्लेट से, मतलब बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, तो ये कहलाती है रिवर्स बायसिंग। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, पी से पी मतलब पॉजिटिव से पॉजिटिव अगर मैच कर रहे हैं तो फॉरवर्ड बायसिंग है, नहीं तो रिवर्स बायसिंग है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि ये पॉजिटिव जो चार्ज है ना यहाँ से, मतलब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से इन होल्स को रिपेल करता है, मतलब इनको दूर धक्का मारता है, और ये नेगेटिव टर्मिनल जो है ना इन इलेक्ट्रॉन्स को दूर धक्का मारता है। तो ये दोनों क्योंकि पास आ रहे हैं ना, तो ये जो डिप्लीशन लेयर है ना इसे कम करते हैं, मतलब इसकी विड्थ को घटाते हैं।
ठीक है, हेयर विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस। लेकिन रिवर्स बायसिंग जब हम देखते हैं ना, तो यहाँ पर ये होल्स जो है ना इस प्लेट की मतलब नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ आएंगे, तो यहाँ पे क्या है, दूर जाते हैं, तो यहाँ पर जो डिप्लीशन लेयर है ना और फैल जाती है, मतलब इसकी विड्थ बढ़ जाती है। पहली चीज़ तो ये देखी हमने। दूसरी चीज़, करंट फ्लोज ड्यू टू मोशन ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर। यहाँ पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर फ्लो कर रहे हैं, मतलब ये मेजोरिटी बोले तो होल्स फ्लो कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो करते हैं। माइनॉरिटी चार्ज बोले तो जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ पर होल तो बना ही नहीं, यहाँ पर ये होल्स है कुछ, है ना, यहाँ पर बने हुए होल्स, ठीक है। तीसरा पॉइंट है करंट जनरेटेड इन मिली एम्पियर। अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि मेजोरिटी चार्ज कैरियर फ्लो कर रहे हैं और मेजोरिटी चार्ज कैरियर बहुत ज़्यादा है मात्रा में, इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा करंट बनाते हैं, मतलब मिली एम्पियर में बनाते हैं। लेकिन जो रिवर्स बायसिंग है इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का गिने चुने ही हैं, थोड़े से हैं, तो ये थोड़ा सा करंट बनाते हैं, इसलिए जो हमें रीडिंग मिलती है ये माइक्रो एम्पियर्स में मिलती है, बहुत ही छोटी रीडिंग मिलती है, ठीक है। तो ये तो होगा हमारे पीएन जंक्शन के फुल वर्किंग वगैरह हमने समझ ली है। पीएन जंक्शन डायोड से केस स्टडी और वर्किंग आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इसको ज़रूर आप बहुत अच्छे से पढ़ें। और इसके बाद अब हम चलते हैं इस चैप्टर का दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना, वो है रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि ना अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को डायरेक्ट करंट या वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट की खासियत क्या होती है कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है ना ये भी चेंज होती है टाइम के साथ साथ, और डायरेक्शन मैग्नीट्यूड और हाँ डायरेक्शन भी चेंज होती है। मतलब पहले पॉजिटिव हाफ रहेगी साइकिल, फिर नेगेटिव हाफ, फिर पॉजिटिव हाफ, फिर नेगेटिव हाफ, ठीक है, इस टाइप की चलती है ये साइकिल। लेकिन डायरेक्ट करंट की खासियत क्या होती है कि ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। ये मतलब इसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करे, लेकिन ये पॉजिटिव चल रहा है ना, अगर पॉजिटिव साइड है तो ये कभी नेगेटिव साइड नहीं आता, ये इसकी खासियत होती है। तो रेक्टिफायर ऐसा ही डिवाइस है जो कि ना इसकी डायरेक्शन को ऐसा कर देता है कि डायरेक्ट करंट जैसा बिहेव करने लग जाता है। ये वाली अल्टरनेटिंग करंट की जो वेव है ना, इसके साथ कुछ ऐसी चमत्कारिक बदलाव कर देता है कि यहाँ पर जो करंट है ना ये डायरेक्ट करंट जैसा बनने लगता है और यहाँ पर हमें डायरेक्शन चेंज होती हुई नहीं मिलती है। थोड़ी देर में आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि जो पीएन जंक्शन डायोड है ना, इसे हम एक नए डायग्राम से, अभी तक हमने यहाँ पर पिछले पेज में देखा था, वैसे तो ये हमने पीएन जंक्शन डायोड है, ये तो पूरा बहुत बड़ा डायग्राम है, ऐसा ही हमने फिगर बनाया है समझने के लिए, बाकी इसको एक्चुअली में हम इस डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जहाँ पर ये ट्राइंगल पी टाइप पी साइड है और एन जो है ना, मतलब ये डंडा जो खिंचा हुआ है ये एन साइड है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्या होता है कि जब हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो यहाँ पर रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाता है। मिनिमम मतलब ये अगर आपने सेटअप बनाया है यहाँ पर ये वाला, तो यहाँ पर जो आपका रेजिस्टेंस है ना मिनिमम हो जाएगा, मतलब करंट फ्लो करेगा। लेकिन यदि आपने इस टाइप का सेटअप बनाया है, मतलब ये नेगेटिव टर्मिनल इस पी साइड से कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगा, और अगर होगा भी तो बहुत ही माइनर सा लीकेज टाइप का करंट फ्लो होगा, ठीक है। इसी प्रिंसिपल पर ये काम करता है। फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है ना के बराबर, तो करंट इजीली फ्लो हो जाता है पीएन जंक्शन डायोड में। लेकिन रिवर्स बायस में जो पीएन जंक्शन डायोड है ना, इनका रेजिस्टेंस इतना बढ़ जाता है कि ये करंट को फ्लो ही नहीं होने देते, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। अब देखिए रेक्टिफायर होते हैं दो प्रकार के। पहला है हाफ वेव रेक्टिफायर, मतलब यहाँ पर हमको जो इनपुट तो फुल वेव जा रही है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट जा रहा है, लेकिन जो आउटपुट मिल रहा है ना ये हाफ वेव मिल रही है। कैसे, देखिए ट्रांसफार्मर हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, जहाँ पर दो कॉइल होती हैं और म्यूचुअल इंडक्शन होता है। मतलब यहाँ से आपने एक एसी सोर्स लगाया, इस एसी सोर्स ने इस कॉइल को करंट दिया, अल्टरनेटिंग वोल्टेज करंट, ठीक है। अब इससे बनी मैग्नेटिक फ्लक्स सेकंड कॉइल से लिंक होगी। सेकंड कॉइल से लिंक होने के बाद ये तो क्या रहता है, अल्टरनेटिंग करंट में पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल चलेगी। पॉजिटिव हाफ साइकिल चलने का मतलब है कि पहले ऊपर साइड जो है ना पॉजिटिव टर्मिनल आएगा, नीचे साइड नेगेटिव टर्मिनल आएगा। अभी वैसी चल रही है तो नेगेटिव यहाँ आएगा, पॉजिटिव यहाँ आएगा। तो यहाँ पर बदले में आपको क्या है कि इस रेजिस्टेंस के बाहर आउटपुट मिल जाता है। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा कि यही जो साइकिल है ना ये चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट की साइकिल चेंज हो गई, मतलब अब हम इस साइकिल में आ चुके हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव हो गया और यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल आ गया। तो अब क्या होगा कि करंट यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ से इसको एंट्री नहीं मिलेगी, या फिर माइनस है तो यहाँ से इसको एंट्री ही नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस करंट को रोक देता है ये, तो यहाँ पर हमें ना कोई भी आउटपुट नहीं मिलता है, ये खाली जगह छूट जाती है। यहाँ पर पहले आपको आउटपुट मिला, दूसरा आउटपुट खत्म हो गया क्योंकि यहाँ पर इसने करंट को पास ही नहीं होने दिया अपने अंदर से। फिर तीसरा आउटपुट, फिर वापस से यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल आया और यहाँ से करंट फ्लो हुआ और यहाँ से आपको आउटपुट मिला ये वाला।
चौथा फिर वही, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल आ गया, यहाँ पॉजिटिव यहाँ पे आ गया नेगेटिव। अब ये नेगेटिव जब इस पी साइड से कनेक्ट होगा तो ये रिवर्स बायसिंग कहलाएगी। इस प्रकार से हाफ वेव रेक्टिफायर हमको हाफ वेव्स के फॉर्म में आउटपुट देता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसे हम हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों बोलते हैं। अब आ रहा है इसका बड़ा भाई जिसका नाम है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में हम 2 डायोड्स यूज़ करते हैं। मतलब यहाँ पर बाकी चीज़ें तो वैसे ही चलेंगी कि यहाँ पर आपका एसी करंट फ्लो हुआ, इससे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुई सेकेंडरी कॉइल से। फिर अब यहाँ पर जब पॉजिटिव टर्मिनल बना अल्टरनेटिंग करंट का, इस साइकिल की हम बात कर रहे हैं, ये वाली ऊपर वाली की, तो यहाँ पर जब पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा तो यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल बनेगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल इस पी साइड से टच में है, तो यहाँ पर ये क्या कहलाया, फॉरवर्ड बायस। लेकिन यहाँ से जो करंट यहाँ इस जंक्शन पॉइंट पे आया करंट, इस जंक्शन पॉइंट से आके करंट यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, मतलब करंट बढ़ जाएगा। तो जो करंट यहाँ आएगा ना, तो ये तो रिवर्स बायसिंग कहलाई, तो यहाँ पर करंट आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो यहाँ से आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा डायोड 2 से, सिर्फ आपको डायोड 1 D1 से ही आउटपुट मिलेगा इस आर में। ठीक है, अब जब सेकेंड साइकिल की बात करें, मतलब सेकेंड हाफ साइकिल की बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या है कि ये नेगेटिव बन जाएगा और ये पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा। अब ये नेगेटिव बन गया तो यहाँ से करंट तो जाएगा नहीं, मतलब ये तो रिवर्स बायसिंग हो गई, यहाँ पे करंट फ्लो हो ही नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पॉजिटिव आने के कारण क्या होगा कि अब D2 कहानी में आ जाएगा, D2 रोल में आ जाएगा। पॉजिटिव इस पी से ट्राइंगल से कनेक्ट हुआ, फॉरवर्ड बायसिंग को यहाँ से करंट फ्लो होकर यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। मतलब पहले D1 से आपको आउटपुट मिला ये वाला, फिर आपको उस समय आपको D2 से नहीं मिल रहा था, फिर आपने जैसे ही टर्मिनल चेंज हुए, ये नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, तो अब यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन अब यहाँ से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ पे भी हाफ साइकिल मिल गई। ठीक है, फर्स्ट हाफ साइकिल मिली D1 के कारण, फिर यहाँ पर आपको D2 के कारण जो नीचे मिल रही थी वो नहीं मिली। सिमिलरली जब आप D2 की बात करेंगे तो D2 में आपको क्या है कि फिर एक हाफ साइकिल मिली। यहाँ पर ये ऊपर वाली साइकिल को नहीं जाने देगा, क्योंकि ये पीस टर्मिनल यहाँ से कनेक्ट है और यहाँ से करंट थोड़ी ना जा सकता है, एन साइड रिवर्स बायसिंग हो जाएगी, तो इसीलिए यहाँ से करंट तो बढ़ेगा नहीं आगे। ठीक है, तो आपको एक बार आपको सिर्फ इस पे आउटपुट मिलेगा, फिर एक बार इस पे आउटपुट मिलेगा, फिर एक बार इस पे मिलेगा, और दोनों ही पॉजिटिव हाफ साइकिल के फॉर्म में मिलेंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पर हमको डायरेक्ट करंट का आउटपुट मिल रहा है, क्योंकि इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ। मतलब ये क्या कहलाएगा, डायरेक्ट करंट या वोल्टेज। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में करंट और वोल्टेज, मतलब VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ कैसा मिलता है हमें। ठीक है, तो देखिए फॉरवर्ड बायसिंग में जो हमें ग्राफ मिलता है ना, इसमें हमें एक कट इन वोल्टेज की वैल्यू होती है फिक्स। कट इन वोल्टेज का मतलब क्या है कि यहाँ पर देखिए, जैसे ही हमने फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट किया ना, तो यहाँ से जैसे ही पॉजिटिव चार्ज से ये होल्स जो है ना इस साइड को भागेंगे, लेकिन यहाँ की पॉजिटिव प्लेट से भी तो रिपेल होंगे, तो ये वोल्टेज इतना ज़्यादा होना चाहिए कि ये इस बैरियर को तोड़ के आगे भाग जाएं। ठीक है, तो वही वोल्टेज कट इन वोल्टेज कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए जो यहाँ पर ये वाला जो है ना, ये पॉजिटिव प्लेट, इसका पोटेंशियल है 5 वोल्ट, और यहाँ पर हमने भी 5 वोल्ट की बैटरी लगाई है, तो ये इसको नहीं तोड़ पाएंगे। लेकिन जैसे हम इसे 6 वोल्ट करेंगे ना, 1 वोल्ट हमने बस बढ़ा दिया, तो यहाँ पर ये भारी हो गया है, तो अब ये ज़्यादा धक्का मारेगा और इस बैरियर को तोड़ के होल्स आगे निकल जाएंगे। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आया, ये आया 1 वोल्ट, यही कहलाएगा कट इन वोल्टेज। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायसिंग में जो हमें ग्राफ मिलता है ना, ये कट इन वोल्टेज तक तो 0 रहता है, लेकिन फिर एकदम से हमें करंट फ्लो होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग में जो हमें करंट आउटपुट मिलता है, ये मिली एम्पियर्स के फॉर्म में मिलता है, और यहाँ पर इसी चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट की वैल्यू को हम बोलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फॉरवर्ड बायसिंग में VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। अब हम देखते हैं कि रिवर्स बायसिंग में हमें कैसा ग्राफ मिलता है। तो देखिए, रिवर्स बायसिंग में हम जानते हैं कि जो हल्का फुल्का करंट फ्लो होता है, वैसे तो पीएन जंक्शन डायोड्स करंट को फ्लो ही नहीं होने देते हैं, लेकिन अगर आप बहुत हैवी पोटेंशियल यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं तो आपको करंट फ्लो होता हुआ दिखाई तो देता है, जो कि ड्रिफ्ट करंट होता है, बहुत ही छोटी वैल्यू का होता है। ठीक है, लेकिन शुरू में 0 होते 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 एकदम से बढ़ जाता है ये। ठीक है, तो इसलिए आप ये जो देख रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं ब्रेक डाउन रीजन, यहाँ से इसी वोल्टेज ने एकदम से अपना पीक बना लेता है ये। ठीक है, तो आपको ये दोनों ग्राफ एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको ये भी याद रखना है कि रिवर्स बायसिंग में जो आपको करंट की वैल्यू मिलेगी, ये मिली नहीं माइक्रो एम्पियर्स में मिलेगी, मिली एम्पियर में तो फॉरवर्ड बायसिंग में मिलेगी। ठीक है, अब देखिए
इस चैप्टर से एक और क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछा जाता है कभी कभी कि भाई एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो बहुत ही शॉर्ट में इस क्वेश्चन को और कवर कर लेते हैं। देखिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं हमारे, जब हम एक प्योर सेमीकंडक्टर यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करें। लेकिन पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमें ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करनी पड़ती है। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं ये होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं ये होते हैं होल्स। ठीक है, अब देखिए जो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना, इनमें जो ऊपर वाला कंडक्शन बैंड होता है ना, यहाँ पर होल्स की संख्या ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन से। लेकिन जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है ना, उसके कंडक्शन बैंड में ना इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होती है। अब देखिए, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं यहाँ पर कंडक्शन बैंड में ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड। ठीक है, लेकिन जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं ना, यहाँ पर इनमें कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो नंबर ऑफ होल्स है ना वैलेंस बैंड में, ये ज़्यादा होते हैं कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, चौथा है हमारा जो डोनर एनर्जी लेवल, या जैसे हमने फर्मी एनर्जी लेवल बोला था ना, एन टाइप सेमीकंडक्टर में कहाँ होता है, जस्ट कंडक्शन बैंड के थोड़ा सा नीचे। लेकिन पी टाइप सेमीकंडक्टर में ये कहाँ होता है, वैलेंस बैंड के जस्ट थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, आई होप ये चारों पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, शायद आप लोगों को इसे पढ़ने की ज़रूरत भी ना पड़े। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में क्या डिफरेंस है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स मतलब होते हैं जो कि प्योर सेमीकंडक्टर्स हो, इनमें कोई इम्प्योरिटी ना हो। लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब जब हम एक प्योर सेमीकंडक्टर में थोड़ी सी इम्प्योरिटी मिक्स कर देते हैं ताकि उससे उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ बढ़ सके, थोड़ी अच्छी हो सकें। ठीक है, यहाँ पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में पी टाइप में होल्स ज़्यादा होंगे और एन टाइप्स में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, यहाँ पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी ना थोड़ी सी कमज़ोर होती है, यहाँ पर आपको टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ही मिलेगी। लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में आपने यदि एक बार मिक्सिंग कर दी तो फिर आपको टेम्परेचर से दिक्कत नहीं जाती है, वो परमानेंट हो जाते हैं सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, चौथा पॉइंट है यहाँ पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल जो होता है ना एकदम सेंटर में होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के। लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में हम अभी देख चुके हैं कि एक में वैलेंस बैंड के ऊपर होता है, एक में कंडक्शन बैंड के नीचे होता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कम एफिशिएंट होते हैं और इनकी कंडक्टिविटी लो होती है। ठीक है, लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी हाई होती है, क्योंकि हम इतनी मशक्कत कर ही रहे हैं भाई मिक्सिंग विक्सिंग कर करके। ठीक है, तो भाई ये था हमारा पूरा चैप्टर का रिवीजन सेमीकंडक्टर्स का। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, बहुत ही अच्छे से आपका रिवीजन हो गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो भाई कमेंट करके एक बार ज़रूर बता दें, एकदम दिल खुश हो जाता है यार आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए किसी चैप्टर के रिवीजन के साथ। अभी आपको एक जल्दी ही टॉप 30 क्वेश्चंस का एक नया वीडियो भी मिलने वाला है, 2 पार्ट उसके डल चुके हैं, कल आपको वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही गाइस सपोर्ट करते रहिए, एग्ज़ाम नज़दीक है, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।